कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर पहली चूक जो पाठ है श्रीलाल शुक्ल का, उसको तो कोविड-19 के तहत 2021 की परीक्षा से हटा दिया गया है। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, इस पाठ को यहाँ लिया गया है पंडित राम नारायण उपाध्याय। इसके लेखक है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। यहाँ पर देखिए व्याख्या का जो अनुच्छेद है या पैराग्राफ है वो क्या है। गद्यांश: जिन गांवों ने हिंदी साहित्य को होरी और गोबर जैसे पात्र दिए हैं, जिन गांवों के लिए गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शहरों की समस्त सुविधाओं को त्याग कर शांति निकेतन और सेवाग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गांव में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं कवियों का मन भी ललचाया था, वे ही गांव आज अशांति के घर हुए जा रहे हैं। और जैसे किसी भी आंख से आंसू गिरे, ऐसे गांव के आंचल से एक एक घर टूटते ही चले जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया कि जिन गांव में हिंदी साहित्य को होरी और गोबर जैसे पात्र दिए, जिन गांवों के लिए गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शहरों की समस्त सुविधाएं छोड़कर शांति निकेतन और सेवाग्राम बनाए, अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गांव में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं कवियों का मन भी ललचाया, वे ही गाँव आज अशांति के घर हो गए हैं। किसी भी आंख से जैसा आंसू गिरता है, वैसे ही गांव के आंचल से एक एक करके घर टूटते जा रहे हैं। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश में और मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक राम नारायण उपाध्याय है, जो एक ललित निबंध है। प्रसंग बताया है और ये कक्षा 10वीं की हिंदी विशिष्ट नवनीत के गद्य खंड से लिया गया। प्रसंग में लेखक ने बताया कि पहले गांव में सुख शांति थी, अब वह बात नहीं है, अब तो समस्या अधिक है। व्याख्या: लेखक कहते हैं कि जिन गांवों ने प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी और गोबर का चित्रण किया है, जिन गांवों में गांधी और टैगोर ने शहरों की सभी सुविधाओं को त्याग कर सेवाग्राम और शांति निकेतन को अपनी कर्मभूमि बनाया है ना, गांव के प्रति महान कवियों का मन भी ललचाया, आज वे ही गांव सुख शांति से रहित होकर अशांति के घर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार आंख से आंसू टप कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार गांव से एक एक करके घर टूटते जा रहे हैं। मतलब यहाँ से फिर से ले लेते हैं, यहाँ से फिर से बताते हैं हम कि जिन गांवों ने हिंदी साहित्य को होरी और गोबर जैसे पात्र दिए हैं, जिन गांवों के लिए गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शहरों की समस्त सुविधाओं को त्याग कर शांति निकेतन और सेवाग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गांवों में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं कवियों का मन भी ललचाया था, वे ही गाँव आज अशांति के घर हुए जा रहे हैं। और जैसे किसी भी आंख से आंसू गिरे, ऐसे गाँव के आंचल से एक एक घर टूटते ही जा रहे हैं। संदर्भ हमने पढ़ ही दिया, फिर भी पढ़ देते हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश है मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, ये हमारी हिंदी विशिष्ट नवनीत के गद्य खंड से लिया गया है, इस शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। इसके लेखक पंडित राम नारायण उपाध्याय हैं। ये एक ललित निबंध है। प्रसंग में लेखक ने बताया कि पहले गाँव में सुख और शांति थी, अब वह बात नहीं है, अब तो समस्या अधिक है। व्याख्या: लेखक कहता है कि जिन गांवों ने प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी और गोबर का चित्रण किया, जिन गांवों में गांधी और टैगोर ने शहरों की सुविधाओं को त्याग कर सेवाग्राम और शांति निकेतन को अपनी कर्मभूमि बनाया, गांव के प्रति महान कवियों का मन भी ललचाता है, आज वे ही गांव सुख शांति से रहित होकर अशांति के घर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार आंख से आंसू टपक कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार गांव के एक एक घर टूटते जा रहे हैं। लेखक अब यहाँ विशेष में बताया, लेखक ने गांव की दशा पर दुख व्यक्त किया है। भाषा सहज एवं सरल है। अब अगला है अनुच्छेद या गद्यांश: जिन गाँवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा,
वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन श्वास प्रश्वास की तरह गीतों के ताने बाने पर आधारित था। अब तो वे गोकुल से सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ स्त्रियां भोर मोड़कर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीस कर सुहावने प्रभात में बदल देती थी। संदर्भ पूर्ववत है जो मैं बता चुका हूँ। प्रसंग लेखक के अनुसार लोक संस्कृति का जन्म गांव में ही हुआ है। व्याख्या क्या है? लेखक कहते हैं कि लोक संस्कृति गांव की ही देन है। लोक संस्कृति जो है वो गांव की ही देन है। लेखक को इस बात का दुख है कि वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं जिनमें लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। गांव की पुरानी पीढ़ी समाप्त हो रही है, जिसने अपने जीवन में श्वास प्रश्वास की तरह लोक गीतों को सुरक्षित रखा था। गोकुल के सहज सरल गांव में स्त्रियां भोर के अंधेरे में ही चक्की पीसती थीं और सुहाना प्रभात ले आती थीं। आज वे गांव नष्ट होते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे बताया कि गांव धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। भाषा सरल और सहज है। गांव का आदमी निरक्षर भले ही लेकिन सुसंस्कृत रहा है। वह विश्वास पर बिक जाता है, धर्म पर झुक जाता है, सबको सहता है पर शिकायत नहीं करता, सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह कभी थक कर नहीं बैठता, झुक कर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति तथा परिश्रम में से आनंद पाता है। त्याग में से प्राप्ति तथा परिश्रम में से आनंद पाता है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की क्षीण रेखा वह सदा मुस्कुराता है और अकेला रह जाने पर भी अपनी राह चलना नहीं छोड़ता। संदर्भ पूर्ववत है। मतलब यहाँ गांव का आदमी को बताया कि वो निरक्षर भले ही, अनपढ़ भले ही है लेकिन सुसंस्कृत है, पढ़े लिखों से ज़्यादा संस्कारी है। विश्वास पर बिक जाता है, जो भले ही कोई झूठा विश्वास दिलाए, धर्म पर झुक जाता है, कर्तव्य पर, सबको सहता है, सबकी बातें सह लेता है पर शिकायत नहीं करता कि आपने बुरा बोला अच्छा बोला, सबकी सुनता है और अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है। वह कभी थक कर नहीं बैठता, वो हमेशा करता ही रहता है काम, झुक कर नहीं चलता। त्याग में से प्राप्ति माने जो वो त्याग कर देता उसी से वो ये समझता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। परिश्रम में, मेहनत में ही आनंद पाता है, खुशी पाता है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की क्षीण रेखा से ही वह सदा मुस्कुराता रहता है और अकेला रह जाने पर भी अपनी राह चलना नहीं छोड़ता, अपने नेक रास्ते पर चलना नहीं छोड़ता। ये बताया। प्रस्तुत गद्यांश में गाँव के सरल जीवन की ओर संकेत किया है। सरल जीवन की ओर व्याख्या क्या कहती है? लेखक कहता है कि गांव का आदमी बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी सुसंस्कृत है। गांव का आदमी बिना पढ़ा लिखा होकर, अनपढ़ होकर भी सुसंस्कृत है, संस्कारी है। वह विश्वास और धर्म पर भरोसा करता है। वह सब कुछ सहते हुए भी शिकायत नहीं करता, सबकी सुन लेता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह परिश्रम से थकता नहीं है। उसने कार्य करने में झुकना नहीं जाना है, कार्य करने में कभी झुकता नहीं, पीछे नहीं हटता। त्याग और परिश्रम करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती। पहाड़ सा दुख आने पर भी वह निराश नहीं होता। पहाड़ जैसा दुख आ जाए, बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो भी वह निराश नहीं होता। अकेला रह जाने पर भी वह अपनी राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। आगे रह जाने पर भी। अब आगे है, गांव के सरल जीवन की ओर संकेत किया है। भाषा भावानुकूल है। एक और बचा है, बदलते हुए समय में लोक संस्कृति के बदलते हुए रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लोक साहित्य में युग के अनुकूल अपने को ढालने की और नए युग का मार्गदर्शन करने की अपूर्व क्षमता होती है। चुनौती के सामने सिर झुकाना लोक स्वभाव नहीं है। लोक की गंगा तो युग युग से प्रवाहमान रही है। ये पैराग्राफ है, यह एक गद्यांश है, इसका संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग इसमें लोक जीवन तथा लोक साहित्य की परिवर्तन ग्राह्यता पर प्रकाश डालते हुए उसके स्वाभिमानी स्वभाव का निदर्शन कराया गया है। व्याख्या, युग परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। युग परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है, माने बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है युग परिवर्तन का। युग में परिवर्तन आया तो ग्रामीण जीवन में परिवर्तन आया। लोक साहित्य की अद्भुत क्षमता है कि वह युग के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। लोक साहित्य या ग्रामीण साहित्य की अद्भुत क्षमता है कि वह युग के साथ अपने आप को बदल लेता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होकर समाज का मार्गदर्शन कर सके। स्वाभिमान से परिपूर्ण लोक के स्वभाव को झुकना स्वीकार नहीं है। वह अनंत काल से प्रवाहमान है और सतत गतिशील रहने
सतत गतिशील रहने का संकल्प उसने लिया हुआ है। विशेष लोक की सहज ग्रहणशीलता को इंगित करते हुए उसके स्वाभिमानी स्वभाव का चित्रण हुआ है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पे आते हैं। लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम। गांधी जी द्वारा स्थापित सेवाग्राम नामक आश्रम था। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? लोक संस्कृति का जन्म गाँव में हुआ। लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? लेखक ने संगीत का जन्म चक्की के फेरे से माना है। चक्की के फेरे से, वो घट्टी के फेरे जो आटा पीसती थी महिलाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम से संगीत का जन्म हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम यानी मेहनत से संगीत का जन्म हो रहा है। ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह मुलायम होता है। ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मानता आया है? ग्रामीण समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानता आया है। ग्रामीण सारे गांव को, समूचे गांव को एक परिवार के रूप में मानता आया है। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी देखते हैं। ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन से में क्या महत्व है? ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में या गाँव के जीवन में क्या महत्व है? ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। उनका स्वभाव फूल के समान कोमल होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है। वह अपनी भूमि पर हृदय से विकसित होकर खिलती और निखरती हैं। ललित कलाएं ग्राम जीवन में मनोरंजन व जीविकोपार्जन का साधन थी। मनोरंजन व जीविकोपार्जन यानी पेट पालने का साधन भी थी। इसके द्वारा व्यक्ति में मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होता था। लोग अपने सुख दुख की चिंताओं को भूलकर अनिर्वचनीय उल्लास अनुभव करते थे। जिसको वचनों में न कहा जा सके वो अनिर्वचनीय उल्लास या खुशी का अनुभव करते थे। कोलाहल तथा मानसिक तनाव से दूर रहकर ललित कलाओं से उल्लास की ऐसी ध्वनि प्रसारित होती थी। उल्लास की ऐसी ध्वनि, उमंग, उत्साह की ऐसी ध्वनि प्रसारित होती थी कि जो मन तथा मस्तिष्क के लिए अलौकिक सुख का सबल साधन है। अलौकिक सुख का सबल साधन है। दूसरा प्रश्न, गांव के कुटीर उद्योग पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिकता के प्रभाव ने गांव के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। फ्लोर मिलों के खुल जाने से घर की चक्कियां बंद हो गईं। इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों का हल चलाना एवं हाथ से काम करना बंद हो गया। खेती से संबंधित कुटीर उद्योग जैसे बढ़ई का काम, लोहार का काम आदि बंद हो गए हैं। ये कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। गांव का आदमी अपने समग्र जीवन से क्या क्या देने की क्षमता रखता है? गांव का आदमी कब से इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उससे कुछ ले जाए। उसका पूरा जीवन एक अनपढ़ खुली किताब के समान है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र, आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और कथाएं, नृत्य, संगीत और कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। फिर से पढ़ते, गांव का आदमी कब से इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उससे कुछ ले जाए। उसका जीवन एक अनपढ़ खुली किताब के समान है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र, आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत तथा कथाएं, नृत्य, संगीत एवं कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। वहाँ के लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक कलाएं अपना जोड़ नहीं रखती। हम गांव में जाकर गांव वालों से ये कलाएं बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरे प्रश्न थे। पाठ मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, ये था। कितना अच्छा पाठ है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।